Hello, welcome in the Piyush Sharma University. Now, today we are going to discuss about the nature, that means physics. Yes, so here today onwards we are going to start the mechanics. And first of all, because the mechanics is a very basic essential part of our nature, because how we can sit, how we can walk, all type of these questions we are going to be discussed in this particular nature. Because नेचर में हम हैं और उस पूरे नेचर की हमें स्टडी करनी है वाई एंड हाउ मैनर के अंदर। तो दैट मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स की वो है मैकेनिक्स। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स को हम सबसे पहले कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला आएगा दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड टू बी अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कि हमें एक पर्टिकुलर पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है उसकी स्टडी करनी है। देन आफ्टरवर्ड मोशन इन अ प्लेन, एक पर्टिकुलर पार्टिकल अगर प्लेन में मोशन कर रहा है तो किस टाइप से मोशन कर रहा है। देन आफ्टरवर्ड अब ये मोशन तो कर लिया है, उसके बाद उसके पीछे का वाई मतलब लॉज ऑफ मोशन, जो मोशन किया है वो किस टाइप से किया है, क्यों किया है। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रिक सीलिंग फैन सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, क्यों करता है। हम वॉक करते हैं, ठीक है, हम ट्रांसलेशन मोशन करते हैं, क्यों करते हैं। क्या हम हमेशा यूनिफॉर्म मोशन करते हैं? नहीं, हम इतने सीधे भी नहीं हैं, हम ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे, कब और कहाँ, दैट मीन्स बेसिकली फिजिक्स पढ़ना है। दो चीज़ें आपके साथ में होनी चाहिए, एक वाई और दूसरा हाउ। दोनों चीज़ें होंगी, दैट मीन्स फिजिक्स आपको बहुत अच्छी से समझ में आने वाली है। तो नाउ अब सबसे पहला पार्ट हम यहाँ पर लेंगे वो है motion in a straight line. So here we start this video lecture. First of all, we are going to discuss the particular syllabus of this chapter. Now, because the syllabus has been changed in this year. So first of all, this particular chapter, motion in straight line, start with frame of reference, motion in a straight line, elementary concept of differentiation and integration for describing motion, uniform and non-uniform motion, instantaneous velocity, uniform accelerated motion, velocity time and position time graph, and the relation for uniformly accelerated motion, only graphical ट्रीटमेंट। दैट मीन्स आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ करने की जरूरत नहीं है, और पर्टिकुलर टॉपिक जो है यहाँ पर रिलेटिव मोशन वो डेटेड पोर्शन में चला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैकेनिक्स को लेके। मैकेनिक्स क्या होती है? सबसे पहले तो मैकेनिक्स ब्रांच होती है फिजिक्स की। अब सबसे पहले आप जो फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर जो बंदा है वो एक ग्रास पर मतलब खेल रहा है, बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए कैसे पूरी निगाहें उसकी स्काई की तरफ है, बॉल की तरफ है, और बॉल को पकड़ने की कोशिश में, ओ माय गॉड, फ्रिक्शन है क्या यहाँ पर? आई डोंट नो। चलिए, तो कैसे ये पर्टिकुलर बंदा गिरता है, और दूसरी बात क्यों गिर गया? फ्रिक्शन था, नहीं था, ग्रास गीली थी, नहीं थी, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो दैट द रीज़न, इन सारे क्वेश्चंस का हम भी जब चलते हैं तो बहुत अच्छी तरह से चलते हैं एक्शन रिएक्शन की तरह, बट बाई चांस कोई बनाना पील आ जाता है, हम गिर जाते हैं। तो ऐसे ही सारे चीज़ों का नेचर में जो हो रही है उनका पता लगाना है, और पता ना लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैकेनिक्स। सो व्हाट इज़ मैकेनिक्स? एक्चुअली मैकेनिक्स जो है फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, और बहुत ही प्रैक्टिकल ब्रांच है। ठीक है, अगर आप जाओगे तो मैकेनिक्स के अगर हम बात करते हैं तो आपके पास ये दो टाइप से डिस्क्राइब है, उसके बाद में बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं, एंड दूसरा पार्ट आता है इसको क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्सेस दैट कॉजेज इट। कि जो भी अब ऐसे पर्टिकुलर पर्सन वॉक कर रहा है ना, वॉक करते करते धीरे 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 चल रहा है, चलते 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 ओ माय गॉड गिर गया। तो ये कैसे हुआ और दूसरी बात है क्यों हुआ? तो स्टडी ऑफ मोशन के बारे में पता लगाना, इसकी पूरी केस स्टडी करनी है। ये पहले वॉक कर रहा था, ठीक है, पूरा ध्यान बॉल पे था, बॉल तो कैच नहीं हुई, गिर गए, क्यों गिर गए, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो स्टडी अबाउट मोशन के बारे में बात करनी और उसके कॉजेस के बारे में बात करती हैं। तो जब हम बेसिकली ब्रीफ स्टडी करते हैं ना मैकेनिक्स की, तो क्या होता है, मैकेनिक्स की स्टडी हम बेसिकली 3 पार्ट में करते हैं। पहला पार्ट है स्टैटिक्स। स्टैटिक मतलब बॉडी रेस्ट कंडीशन में। वो रेस्ट कंडीशन में, तो क्यों रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, वो रेस्ट कंडीशन में है तो कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं। जैसे कि आपका एक पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन आपके हैंड में रखा है, ठीक है, हाथ में रखा है, ये रेस्ट में कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? आधा घंटा, 2 घंटा, हमेशा?
ठीक है, तो ये रेस्ट कंडीशन में मोशन नहीं कर रहा, ठीक है। नाउ दूसरी बात आती है काइनेमैटिक्स, इससे हम बोलते हैं प्योर मैकेनिक्स, मतलब हमें बात करनी है मोशन की, और वो भी विदाउट कॉजेस। अब विदाउट कॉज का मतलब क्या होता है, आपसे सिंपल किसी ने क्वेश्चन पूछा व्हाट टाइप ऑफ द मोशन परफॉर्म बाय द सीलिंग फैन, तो जैसे एलकेजी फर्स्ट क्लास के बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं गोल 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 घूम रहा है, ठीक है, गोल घूम रहा है, ठीक है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, उनसे कोई नहीं पूछता कि वाह ये सर्कुलर ये मूव करता है, इसको चक्कर क्यों नहीं आते हैं दिन भर, हम ऐसा गोल गोल घूमेंगे हमें चक्कर आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा प्यारा सा आंसर देना है कि मोशन किस टाइप का परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, सिंपल सा, उसके पीछे कॉजेस में नहीं जाना, इट इज़ कॉल्ड काइनेमैटिक्स। नाउ थर्ड पर आता है डायनामिक्स। ओ माय गॉड, तो डायनामिक्स मतलब मोशन के बारे में पता लगाना है, और पता लगाना है कॉज क्या था। अगर फैन आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, हम ट्रांसलेटिव मतलब एक जगह दूसरी जगह आते हैं, तो हम एक सिंपल सा ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे बातों का मतलब मोशन का पता, उसके कॉज उसके रीजन के साथ पता लगाना है, इज कॉल्ड टू बी अ डायनामिक्स पार्ट। सो नाउ नेक्स्ट इज, हमने बात करी आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक छोटा सा प्यारा सा क्लिप देखेंगे। इस क्लिप में देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, एक प्लेन मूव कर रहा है, ठीक है, रनवे पर, देन आफ्टरवर्ड धीरे फ्लाई हो रहा है, इसको देखते रहिए। मैं सिंपल सी बात आपसे करता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। जैसे आप अपना वीडियो देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, आप लोग बैठे हैं या मोशन कर रहे हैं, ठीक है, इसका जवाब दीजिए। आप लोग अभी बैठे हैं, रेस्ट कंडीशन में हैं या मोशन में हैं, जल्दी से बताइए। आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट, ठीक है, आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट, मैं भी सोच रहा हूँ। क्या आप बैठे हैं? यस सर, हम बैठे हैं। ओ माय गॉड, बैठे हैं, मोशन तो नहीं कर रहे, मोशन कर रहे हैं, अच्छा मोशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। हम बात करते हैं अभी फ़िलहाल हम अपनी पोजीशन को रेस्ट में करेंगे या मोशन में करेंगे, डिपेंड करता है कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है। अगर हम ग्राउंड के या इस अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम रेस्ट कंडीशन में हैं, ठीक है। लेकिन हमको और इस अर्थ को कोई दूसरे प्लैनेट से कोई एलियन देख रहा होगा, बाई चांस चंद्रयान 3 गया है ना, बाई चांस कोई वहाँ से देख रहा होगा, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जाए, तो देखेंगे ये पूरे अर्थ वाले दिन भर स्पिन करते हैं और रोटेशन करते रहते हैं, इनको चक्कर नहीं आते क्या, दिन भर बैठते क्यों नहीं एक जगह पर, गोल 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 घूमते रहते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, हमारी पोजिशन क्या आ जाएगी, हमारी पोजिशन मोशन कंडीशन में आ जाएगी, मतलब हम मोशन कर रहे होंगे, हम रेस्ट में नहीं रहेंगे, हम रेस्ट में नहीं रहेंगे। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको अगर कोई क्वेश्चन कहता है आर यू इन अ रेस्ट कंडीशन और इन अ मोशन कंडीशन, तो सबसे पहले पूछिए व्हाट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, 9th क्लास वाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर भी आएंगे, ठीक है, और सेट ऑफ एक्सिस यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन, मोशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओरिएंटेशन मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो कैसे रखा है, ऐसे रखा है, कैसे रखा है, किस टाइप से रखा है, आई डोंट नो, ऐसे स्लैंटरली रखा है, ऐसे रखा है, कैसे रखा है, ठीक है। नाउ अब जैसे कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं, सबसे पहला प्लेन है, मैंने ये एनिमेशन इसलिए ऐड करा कि प्लेन सबसे पहले रनवे पे जा रहा था, वो मोशन इन प्लेन कर रहा है, उसके 2 कोऑर्डिनेट डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही फ्लाई करेगा स्पेस में आ जाएगा। तो नाउ फर्स्ट प्लेन मूव्स अलोंग द 2 एक्सिस, ठीक है। अब सेकेंडली क्या हुआ, दैन यूज 3 एक्सिस, कौन सा, सबसे पहले मूव करते करते x1 y1 चेंज हुआ, फिर x2 y2 चेंज हुआ, धीरे धीरे जब वो स्टार्ट करेगा, ठीक है, फ्लाई करना, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, सॉरी, पहला x1 y1 था, उसके बाद x2 y2 कोऑर्डिनेट चेंज हुआ धीरे धीरे। नाउ जैसे ही वो टेक लेगा नाउ, तो x4 y4 और z1 होगा, z1 क्योंकि z कोऑर्डिनेट स्पेस वाला कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट उसने अभी यूज करा है फ्लाई करते समय, सबसे पहले मोशन में जा रहा था, तो x1 y1 देन x2 y2, ठीक है, देन अप टू दैट जब तक फ्लाई करेगा तो उसका थर्ड कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट चेंज होगा। सो दैट इज द रीजन हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें चूज़ कैसे करना चाहिए, हमें अर्थ लेनी चाहिए, हमें इंडिया लेना चाहिए हमारी पोजीशन डिफाइन करने के लिए, या हमारा जो स्टेट है वो लेना चाहिए, हमारा पर्टिकुलर सिटी लेना चाहिए, जहाँ हम रूम में बैठे हैं वो लेना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है यू कैन चूज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज पर योर कन्वीनियंट, ठीक है। तो ये चॉइस हमारे पे रही कि सबसे इजीली फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे लिए क्या होने रहने वाला। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो नाउ व्हेन
पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका क्वेश्चन आपको बुक में सबसे पहले मिल जाएगा, हाउ यू कैन डिफाइन द पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझते हैं। देखिए, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट उस चीज़ को कंसिडर करते हैं जिसका डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट, जो भी इसका डायमेंशन है। जैसे हम मान लेते हैं एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है, वो अगर, या पूरा ट्रेन ही मान लीजिए, वो पूरा ट्रेन या एक ट्रेन का कंपार्टमेंट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या हम एक ट्रेन के कंपार्टमेंट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं क्या? आप लोग नहीं से, वो तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे वो तो बहुत बड़ा होता है, नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ वी कैन से दैट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो देखिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए वो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसके कंपैरिजन, मान लीजिए वो एक पर्टिकुलर सिटी ए से सिटी भी जा रहा है, उसके लिए वो मान लीजिए 2000 किलोमीटर कवर कर रहा है, और अगर उसके रिस्पेक्ट में उसका डायमेंशन हम चेक करेंगे तो डायमेंशन 2000 किलोमीटर तो नहीं हो सकता ना। तो उस डिस्टेंस, जो भी उसने डिस्टेंस कवर करा है, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसका जो डायमेंशन है वो बहुत छोटा माना जाएगा। सो दैट इज वी कैन कंसिडर, उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बोलेंगे ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। सो नाउ अब बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। सो व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सिंगल एक्सिस, या तो एक्स पर से हम यूजली मूव करते हैं, और जैसे कोई मंकी क्लाइंब कर रहा होगा तो वह एक्सिस यूज़ करेगा, बर्ड फ्लाई कर रहा होगा तो एक्स वाई जेड यूज़ करेगा। सो वैन एक सिंगल, ठीक है, पहले बात करें केवल सिंगल एक्सेस की। जैसे कि मंकी है तो मान लो क्लाइंब के लिए वाई एक्सेस यूज़ कर रहा है, मान के चलिए। सो वैन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सिंगल एक्सिस, एक्स वाई और ओनली जेड, या तो एक्स, केवल एक्स यूज़ करेगा, केवल वाई यूज़ करेगा, या केवल जेड यूज़ करेगा, और डिस्टर्ब एनी सिंगल कोऑर्डिनेट नोन एज मोशन इन अ सिंगल लाइन, अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन। सो यू कैन सी दैट एक जो पर्टिकुलर कार है वो इसलिए बहुत धीरे धीरे x1 से x2 पर जा रही है। सो दैट मीन्स यहाँ पर y एक्सिस पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है केवल x एक्सिस पे हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी ना तो y एक्सिस पे चेंज हो रहा है, ना z एक्सिस चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, x0 0, x2 0 0, या कई बार जीरो को हम जीरो नहीं बोलते, नॉट बोलते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा इसका x1, देन नॉट, देन y ऑल्सो नॉट, लाइक दिस। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम जो मोशन करते हैं वो क्या हमेशा, हम बोलते हैं ना हमें हमेशा यूनिफॉर्म रहना चाहिए, तो क्या हमारा मोशन यूनिफॉर्म है? क्या हम हमेशा यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करते हैं? क्या हम हमेशा जब स्कूल जाते हैं तो 1 सेकंड में 1 मीटर, या फिर हर आधे घंटे में 1 किलोमीटर चलते हैं? क्या ऐसा करेंगे तो हमेशा लेट पहुंचेंगे ना स्कूल, डांट पड़ेगी स्कूल से। तो नहीं, हम जो है ना, हम मतलब ह्यूमन बींग्स, हम यूनिफॉर्म मोशन ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और ये भी सही भी है। अब क्यों है देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास काफ़ी सारी क्लिप्स चल रही हैं, तो सबसे पहले मैं केवल बात करता हूँ यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन रेफर्स टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर इट्स वेलोसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट, उसकी वेलोसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट रही थ्रू एंटायर द जर्नी। ऑन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे थोड़ा सा, अगर मैं इसको थोड़ा वाइड कर लूँ, देखिए 0 मीटर से 4 मीटर वो 2 सेकंड में चला, 4 मीटर से 8 मीटर कार हमारी अगेन 2 सेकंड में चल रही, मतलब हर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर 2 सेकंड के अंदर वो हमेशा 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। So now you can easily see that कि यहाँ पर क्या हुआ हमारे साथ, a car moving at the constant speed on a straight रोड। अब नॉन यूनिफॉर्म, जो हम भी मोस्टली नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही परफॉर्म करते हैं जब तक हम कोई एक्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है, स्टेज पर, ठीक है, तो हम नॉन यूनिफॉर्म ही परफॉर्म करेंगे। सो नाउ यू कैन सी दैट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, here the velocity change over time. In this case, the object does not cover equal distance in equal interval of time. हम चल रहे हैं, क्या हम परफॉर्म करेंगे, पता लगा पीछे डॉग लग गया, तो नाउ फिर क्या होगा, अनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट्स, दिस कैन अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट, डीएक्सेलरेट, चेंज डायरेक्शन और अंडरगोज एनी अदर चेंज। अदर चेंज में वही एक्सेलेरेशन कैसे होगा, आपकी बॉडी एक्सेलेरेशन कराइए, पीछे डॉग लगा दो, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर छोटा सा हम कंपैरिजन करते हैं, एक कंपैरिजन हम सबसे पहले करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक कार गई और इजिली दैट मीन्स यू सी द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। हमें टाइम पीरियड देखिए, 0 से 5 जा रहा है, 5 से 10 जा रहा है,
2 सेकेंड में, मतलब 0 से 5 का डिस्टेंस उसने कवर किया 2 सेकेंड के अंदर। दैन नेक्स्ट, ओ माई गॉड, 0.5 सेकेंड। देन अगैन दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्मिटी, दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्मिटी। नाउ नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म हर 1 सेकेंड में 5 मीटर मान लीजिए डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ अ बेसिक कंपैरिजन, ठीक है। अब इसके बाद में मैकेनिक्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटी आती है वो है स्पीड। तो नाउ स्पीड की हम बात करते हैं। सो नाउ ओ माई गॉड, सबसे पहले देखिए ये क्या हो रहा है। ओ माई गॉड, दैट इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। नाउ लुक एट हियर प्लीज। स्पीड क्यों जरूरी है? फिजिकल क्वांटिटी तो है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से काम नहीं चलेगा, वो तो हम 9th क्लास में करके आ चुके हैं, ठीक है। तो नाउ 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग स्पीड को कैसे समझेंगे? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, जो भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, वो हम क्यों यूज़ करें। सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, किस लिए यूज़ में आएगा। जैसे हम बात करते हैं ना बच्चों कि हम बोलते हैं बेसिकली हम बोलते हैं कि जैसे हमें पता है कि डेंसिटी, आपसे पूछें क्लास में डेंसिटी क्या होता है, तो आप बोलेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम कहते हैं निकाल के दिखाइए। कैसे आप निकालेंगे डेंसिटी की चीज़, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही एजुकेशन के अंदर है, मैं फॉर्मूले बहुत अच्छे से आते हैं, बट आप बोलेंगे कि किस टाइप से, जैसे कि हम बोलते हैं ना, आपने देखा हो कई बार, अभी तो हम MCV वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन पहले टाइम में फ्यूज़ हमारा 10th क्लास में अपने पढ़ के आए हैं। फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ वायर बर्न हो जाता था, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी। तो हम कितने भी इंजीनियर बुला लें, हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम 10th क्लास में, ये छोड़ो इंजीनियरिंग भी 10th क्लास में पढ़ रहे होते हैं, हमें पता है कि कितना थिन वायर लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकली उसको वायर को नहीं जोड़ पाएंगे। एक इलेक्ट्रीशियन जो शायद तक उसने इसका स्टडी भी नहीं करा हो बेचारा, कई बार आपने देखा है ना, या बहुत बार आप देखते हैं कि हम मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, 11th-12th में आ गए, हमारी मैथ बहुत अच्छी है, लेकिन आपको आपके अगर मम्मा बोलती है कि प्लीज़ आप अगर आज 1 किलोग्राम एप्पल लेके आइए, ठीक है, 1 किलोग्राम एप्पल लेके आइए, तो जो फ्रूट सेलर आपके सामने होता है ना, वो भी, उसको मैथ्स नहीं आती, उसने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी, बट वो अपने काम में माहिर है, वो इजीली आपको बेवकूफ़ बना देता है, आपकी सारी मैथ्स वहीं की में रह जाती है, ठीक है। वो बोलता है 100 रुपीज़ किलो, मतलब 1 किलो ऑफ एप्पल्स 100 रुपीज़ के हैं, लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको ज़्यादा दे रहा हूँ, और मुझे आप 120 रुपीज़ दे दीजिए, ठीक है। तो इसी में वो मैथमेटिक्स का खेल खेल गया, और हम अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं मैथ्स पढ़ते हैं, दैट मीन्स थोड़ा सा, ठीक है। सो नाउ अब इंपॉर्टेंट बात आती है, यही फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्पीड मतलब कहाँ, मतलब देखा, अब ये जो कार आपने देखी, ओ माय गॉड व्हाट इज स्पीड, देखिए अब ये पता लगाने, जो चल तो रही है, चल तो ऊपर वाली गाड़ी भी रही थी ना, अब स्पीड में क्या है, स्पीड में क्या है, दैट मीन हाउ फास्ट, ये कितनी फास्ट है पता लगाना पड़ेगा। सो नाउ स्पीड रेफर्ड टू हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मीनिंग इट इज डिफाइंड ओनली इट्स मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कितना फास्टली मूव करता है, ये बताती है हमें स्पीड। तो स्पीड की जो यूनिट होती है वो बेसिकली किलोमीटर पर आवर होती है। उसको अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, बिकॉज ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो 9th क्लास में काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल हमने कर रखे हैं। अब एवरेज स्पीड की बात आती है। अब एवरेज स्पीड को थोड़ा सा हम अभी डेफिनेशन तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप उससे पहले बात करते हैं। अब मान के चलिए कि हम एवरेज स्पीड की जब बात करते हैं ना, तो एवरेज स्पीड का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लीजिए आपके पापा ने नई नई गाड़ी ली, आप मान लीजिए एक सिटी, जैसे कि आप मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, और कुछ 380 या 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली हमने नई गाड़ी खरीदी, ठीक है, और हम अपने अंकल के घर पे जा रहे हैं अपने पापा के साथ। तो जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया तो स्पीड धीरे धीरे गेट के बाहर निकाला, और गेट के बाद जैसे ही निकाला, सामने गाय खड़ी थी, ब्रेक लगाने पड़ गए, ठीक है। फिर जैसे ही गली में टर्न लिया, देखा धीरे धीरे नई नई गाड़ी थी, ठीक है, फिर देखा आगे बढ़े, फिर धीरे धीरे स्पीड 10-15 के आसपास आई, फिर पता लगा कि अच्छा पेट्रोल भी तो भराना है, पेट्रोल पंप पे रुक गए, स्पीड वापस 0। फिर आगे गए, फिर किसने कहा कि नहीं मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, मुझे कुछ खाने के लिए लेना है, फिर वापस रुक गए, फिर हाईवे पे आए, स्पीड 80-90 किलोमीटर, फिर पता लगा कुछ मिडवे पे रोकना है, फिर वापस से 0 हो गया, फिर टोल आ गया, फिर स्पीड 0, 1, 2, 3, धीरे 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 धीरे, और जैसे ही दिल्ली एंटर करते हैं वहाँ का तो आपको ट्रैफिक पता ही है, स्पीड 20, 10, 15 लाइक दिस। और जैसे ही अंकल के यहाँ जा रहे थे ना, तो इंडियन मैथोलॉजी बिल्ली रास्ता काट गई, ओ माय गॉड, ठीक है, स्पीड वापस 0, ठीक है। अब जब आप अपने अंकल के घर पे पहुँचते हैं, अंकल पूछे नई गाड़ी ली, अच्छी, क्या बात है, क्या स्पीड मेंटेन करी होगी आपने, तो आप बोलते हैं अंकल रुको, बैठो, आप बैठो ना, हम समझाते हैं। देखो, सबसे पहले हम अपने घर से निकले थे,
तो घर से निकले तो जैसे ही पापा अपनी गाड़ी निकाले थे सामने काऊ आ गया, स्पीड इतना था। फिर हमने पेट्रोल भराया, इतनी स्पीड इतना था। फिर हम जैसे ही आपके एंड में सब कुछ धीरे धीरे आधे घंटा हो जाता है, ठीक है, और आपके घर पे आ रहे थे ना तो कैट आ गई, तो हम कल बोलेंगे अगली बार मत आना मेरे घर पे, ठीक है। सो नाउ इतना ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन हम नहीं देते, लेकिन प्रैक्टिकल में तो यही हो रहा है ना। तो एवरेज स्पीड भी ऐसे ही है। तो हर बार जब हम घर से निकल रहे थे काऊ आई, फिर चेक करा, फिर पेट्रोल पंप, फिर मिडवे, फिर टोल प्लाजा, दैन कैट तक, तो हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम स्लॉटिंग में उसके टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। सो इट्स गिव एन ओवरऑल मेजरमेंट हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एन एवरेज। तो हम क्या कहते हैं, हम इतना आधा घंटा अंकल को नहीं समझाएंगे, हम बोलते हैं ऐसे, बोलते भी ऐसे, एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसे आते हैं, हाँ ओके हमने स्पीड जो है ना 65-70 मेंटेन करी थी, ठीक है। तो लाइक दैट, तो इस टाइप से हम जो बोलते हैं ना, ये सब मतलब थोड़ा सा वो हमारे ऐसा इस टाइप से एक्सप्रेशन के साथ, मतलब हमारा माइंड क्या कर रहा होता है, वो मीन निकाल रहा होता है एक्चुअली इन सब, क्योंकि माइंड में तो वो सब चल रहा होता है, अच्छा पापा ने वहाँ रुकी ऐसे करा ऐसे करा, तो हम क्या निकाल रहे होते हैं, मीन निकाल रहे होते हैं। तो इसलिए बोलते हैं हाँ मोस्टली 70-80 किलोमीटर, मतलब तो हमने क्या बताया, ये आंसर क्या होता है, इट इज़ अ एवरेज स्पीड, ठीक है। तो नाउ आज, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो पर्टिकुलर आपका देखिए इस टैब से भी ये हमारी डाउनलोडिंग, और ये अलग स्पीड है, आपसे मत जाइएगा, ये अलग स्पीड है, तो ये स्पीड अलग है। अब दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट केसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और फिर कुछ प्रॉब्लम की बात भी हम करेंगे। तो केस यहाँ पर आ रहा है, अगर जैसे केस 1 एवरेज स्पीड का, हम 2 केसेस के बारे में बात करते हैं। तो केस 1 क्या होता है, दैट मीन्स हम सेम टाइम इंटरवल, मतलब हाफ एन आवर मान लीजिए, और उसमें हम अगर डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस टाइप से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने मान लीजिए 50 किलोमीटर हाफ एन आवर में कर लिया, तो नेक्स्ट जो आप 100 किलोमीटर है आपने डिफरेंट टाइम स्लॉट में किया। टोटल डिस्टेंस देखिए, एक जो पर्टिकुलर कार है वो 45 किलोमीटर चल रही है, देखिए इधर ये जो पर्टिकुलर कार है ये 45 किलोमीटर चल रही है। तो सबसे पहला जो S1 डिस्टेंस है आपने डिफरेंट टाइम इंटरवल में किया, ऑस्ट मतलब यहाँ पर डिफरेंट स्पीड के साथ किया, टाइम इंटरवल सेम था यहाँ पर। और सेकंड केस में देखेंगे सेम डिस्टेंस फॉर ईच स्पीड। तो जो डिस्टेंस आपने लिया, मतलब जो 40-45 है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 15-15-15, और उसको आपने क्या करा, ईच स्पीड से, मतलब V1 V2 अलग अलग स्पीड से आपने उसको कवर किया। तो देखिए यहाँ पर हम इसको शॉर्टली अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या होगा, पहले हमारे पास जो S1 से S2 डिस्टेंस देखेंगे आप, तो S2 डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, उसको हमने क्या करा, डिफरेंट स्पीड के साथ किया। तो जो आपके पास एवरेज स्पीड की जो वैल्यू आएगी वो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, V1 V2 मतलब अलग अलग आपके पास स्पीड थी, स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस की जगह हमने क्या लिखा, V1 V2 अप टू Vn, उसको हमने डिफरेंट स्लॉट में टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम एंड टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दिया, इज कॉल्ड टू बी एवरेज स्पीड। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से किया, तो स्पीड विल बी इक्वल्स टू, अब टोटल जो डिस्टेंस था, मतलब हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पर एन की जगह क्या आ जाएगा 15 मतलब 45, और जो टाइम है, टाइम को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस S1 डिस्टेंस को V1 के साथ किया, प्लस टाइम, तो टाइम T1, मतलब टाइम T1 में S1 डिस्टेंस आपने V1 के साथ परफॉर्म किया। दूसरा टाइम स्लॉट मतलब सेम S2 डिस्टेंस आपने V2 वेलोसिटी के साथ किया, स्पीड के साथ किया। तो इस टाइप से हमारे डिफरेंट केसेस बनते हैं न्यूमेरिकल के लिए। देखिए अब एक प्रॉब्लम है हमारे पास, सबसे पहले ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है, देखिए अब प्रॉब्लम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर, सो नाउ जब ये प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, उस प्रॉब्लम में आप देखेंगे एक साइकिलिस्ट है, एक जो साइकिलिस्ट है देखिए अपनी साइकिल को ट्रैवल करा रहा है। तो अ साइकिलिस्ट ट्रेवल हाफ द टाइम विद द स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर एंड द हाफ द टाइम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज एवरेज स्पीड, मतलब जो एक पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है वो हाफ जो डिस्टेंस है वो तो 10 किलोमीटर की स्पीड से परफॉर्म कर रहा है और दूसरा हाफ वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। तो इसमें बोलेंगे व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के बारे में हम बात करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, तो डिस्टेंस के लिए हम उसको स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड आपको दे रखा है 10 किलोमीटर मान लेते हैं, मतलब सेम टाइम इंटरवल में करी, तो 10 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ना, टोटल डिस्टेंस, तो इसलिए 20 मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 2 ऑफ टी। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, टी ऑफ टी कैंसिल हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। अब इसी का ही नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखते हैं, देखिए इसी में नेक्स्ट में क्या हो रहा है,
प्रॉब्लम, अ साइक्लिस्ट गोज हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड 40। अब डिस्टेंस हाफ उसने 40 किलोमीटर से करी एंड हाफ इज मतलब सेम इंटरवल था लेकिन स्पीड यहाँ पर अलग अलग थी। पहली स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से और दूसरी स्पीड मतलब फर्स्ट 40 किलोमीटर आवर थी और सेकंड 60 किलोमीटर पर आवर थी और जो डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल था। ठीक है, तो देखिए एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2s एज वेल एज 2s और टाइम यहाँ पे निकालना पड़ेगा। टाइम कैसे निकालोगे? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम के लिए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, सो नाउ 2s विल बी इक्वल्स टू s अपॉन 40। डिस्टेंस मतलब वो पहला डिस्टेंस 40 से किया, दूसरा सेम डिस्टेंस उसने 60 से किया। कैलकुलेशन करेंगे और हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पर किस टाइप से हम एक ही एवरेज स्पीड को समझ के एक ही प्रॉब्लम को मतलब किस टाइप से अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एट द लास्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बचा है इसमें, वो है मतलब इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहला जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट था एवरेज स्पीड और दूसरा आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम थोड़ा सा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के साथ समझेंगे, लेकिन क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वही जो हम अंकल के घर जा रहे हैं दिल्ली, उसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? सपोज करिए पापा और आप दिल्ली जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, 9 o'clock निकले और 10 o'clock आपकी मम्मी का फ़ोन आता है, बोलते हैं पापा गाड़ी तेज़ तो नहीं चला रहे, धीरे चला रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं देख के बताता हूँ। तो देखने के लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा? स्पीडोमीटर चेक करना पड़ेगा। तो स्पीडोमीटर में जब मम्मा पूछेंगी आपसे व्हाट इज द स्पीड नाउ, तो जो स्पीड चल रही है मान ली चल रही है 63 किलोमीटर पर आवर, तो वही आपको बतानी पड़ेगी और यही आपकी हो जाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब ये कैसे निकलती है, किस टाइप से डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे इंपॉर्टेंटली वर्क करता है टू फाइंड आउट करने के लिए, किस टाइप से लिमिट वगैरह हम अप्लाई करते हैं, ये हम बात करेंगे सेकेंड वीडियो लेक्चर में। टिल दैन गुड बाय, और इस पर्टिकुलर वीडियो को अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा।